राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमपी टेट के लिए क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आप लोगों के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस प्लस पेडागोजी के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, जिससे आपका जो राह है वो थोड़ी सी सरल हो जाए। और एक ये प्रॉब्लम रहता है हम क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट होते हैं, उसमें थ्योरी क्या यूज़ होती है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस को हम किस तरह से टैकल करें। तो ये सारी परेशानियां आपकी इसी प्लेटफॉर्म पर दूर होने वाली हैं। तो आप जुड़े रहें, बस आनंद लें अपनी तैयारी का, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे इसके अलावा आपको और कुछ भी ज़रूरत ना पड़े। और 120 का जो हम बार बार बोलते आते हैं कि हम एक टारगेट लेकर चले हैं कि हम आपको 120 नंबर से ज़्यादा दिलवाने की कोशिश करेंगे। 120 प्लस अपना टारगेट रहेगा और इसे हम अचीव करेंगे, और इसे हम अचीव आराम से कर लेंगे। तो 120 क्वेश्चंस की जिम्मेदारी हमारे पास है, जिसे मैक्सिमाइज हम आप लोगों के लिए करके देंगे। आप बस जुड़े रहें और क्वेश्चंस को लगाते रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज में। पहला क्वेश्चन, और इसमें हम सभी टीईटीज में जो क्वेश्चंस हुए हैं, जैसे राजस्थान में हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, सभी जगह पर जो टीईटी के पेपर हुए हैं मिडिल लेवल पर, जो वर्ग 2 लेवल पर 6 to 8 लेवल पर जो पेपर हुए हैं, वो क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। ये हमारा इस चैनल के थ्रू कमिटमेंट है आप लोगों से। बस आप एंजॉय करें अपनी तैयारी को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। 5x प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के गुणनफल में x स्क्वायर और x के गुणांकों का योग क्या है। इसमें आप लोगों को टर्म्स समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हमसे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है पहले तो कर दो इन दोनों का गुणनफल, गुणा कर दो इन दोनों का, और गुणा करने के बाद इनके क्या देखना है, मल्टीपल्स देखना है, एक्स स्क्वायर और एक्स के, एक्स स्क्वायर और एक्स के मल्टीपल्स देखना है। तो पहले अपना काम होगा इंटू करना पड़ेगा, हमें इंटू करना पड़ेगा। तो इनका इंटू करते हैं, 5x का करते हैं, ये हो जाएगा 10x क्यूब, फिर माइनस 5 3 जा 15, 15x स्क्वायर, फिर 5 का 5 में करोगे 25x, वो भी प्लस का। और क्या होगा, फिर 2 का 2x स्क्वायर में करोगे 4x स्क्वायर, फिर प्लस 2 का यहां करोगे माइनस का 6x, फिर प्लस 2 का यहां करोगे प्लस का 10। हमें जो चाहिए वो देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग। हम सीधे निकाल लेते हैं, इसे और सिंपल नहीं करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें चाहिए, जो हमें चाहिए वो हम मार्क कर लेते हैं बस। ठीक है, देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें ये चाहिए, इसमें से 15 चाहिए, ये भी चाहिए, ये स्टेप भी चाहिए, ये स्टेप भी चाहिए। माइनस का 15 प्लस का 25 प्लस का 4 माइनस का 6। एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग। योग का मतलब होता है किसी का भी साइन चेंज नहीं करना है, एज इट इज जैसा है वैसा ही ले जाके रख दो। देखें, 25 में से 15 जाएगा, बचेगा 10, 10 और 4 14, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8, 8 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप लोग कोशिश करेंगे, पॉज करके इसे सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। आ जाता है, अच्छी बात है, आप आगे बढ़ जाएं। देखें सॉल्यूशन में अगर आपके लिए कुछ नया है, अच्छा है, तो आप उसे एक्वायर करें और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें उसे। और हम कोशिश करेंगे अच्छे मेथड्स और कंसेप्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस का √3 प्लस 84 प्लस 18 √3। अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि अंडर रूट से बाहर अगर नंबर्स को लेकर आना है तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अंदर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और अंदर फॉर्मूला बनाने में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो अंदर 84 और यहां पर 18 बच रहा है, 18 बच रहा है, इसे तोड़ना पड़ेगा।
ये पूरा जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस, और ये हमेशा होता है। अंडर रूट से अगर बाहर निकलना है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने में बीच में जो साइन होगा वो हमें इंडिकेट करेगा प्लस वाला फॉर्मूला बनाना है या माइनस वाला बनाना है। यहां इंडिकेशन मिल रहा है प्लस वाला बनाना है। प्लस वाला बनाना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab और होगा तो 2 अलग ही लिख देते हैं, ए बी फिर देखते हैं। 18 में से 2 अलग करोगे, ये हो जाएगा 9√2। अब ये किस तरह से ब्रेक हो सकता है, ये देखो किस तरह से ब्रेक हो सकता है। या तो ये 1 और 9√2 हो सकता है, ए बी है ये, तो 1 और 9√2 हो सकता है, या 3 और 3√2 हो सकता है, 3 और 3√2, या हो सकता है 9 और √2। ए बी के इसको गुणांक के फॉर्म में ब्रेक करने के ये 3 तरीके हैं हमारे पास। अब ये 3 तरीके कैसे हमें पता चलेंगे, 3 तरीके हमें पता चलेंगे। यहां पर जो लिखा है, ये जो स्टेप है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो जहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 84 बन जाता है वहां हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं कहां पर बन रहा है। 81 का 2 गुना इंटू 2 होगा, ये 81 का 2 गुना 100 से पार चला जाएगा, 162 चला जाएगा, नहीं होगा। फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18, ये हो जाएगा 9 और 9 गुणा 2 18, 18 और 9 27, 27 भी नहीं बन रहा है कितना, 84। यहां देखोगे ये 81 और ये √2 या √3 है, सॉरी √3 है ये। 81 और 3, 81 और 3 84, और यहां अपना काम बन जाएगा, ये √3 है, 84 पर अपना काम बन रहा है, ये हो जाएगा √3 है ये, इससे अपना काम बन रहा है। 9 इंटू √3 में अपन इसे तोड़ देंगे, काम हो जाएगा। मतलब अपना जो अंदर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। अब चलते हैं अपन ओरिजिनल क्वेश्चन पे। माइनस का √3 और प्लस का ब्रैकेट के अंदर हमारा रिलेशन बनेगा 9 प्लस 9 प्लस √3 का स्क्वायर, 9 प्लस √3 का स्क्वायर। इसे ओपन करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये पूरा एक्सप्लोर होकर क्या आ जाएगा 84 प्लस 18√3। अब ये स्क्वायर से बाहर निकलेगा, हम इसे बाहर निकाल देते हैं। ये स्क्वायर से कैंसिल आउट करके हम बाहर निकाल देते हैं। हालांकि कैंसल जैसा मैथ्स में नहीं होता है, यहां करनी 2 है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। बाहर क्या आएगा, प्लस लगा हुआ है, 9 प्लस √3, ये अंडर रूट माइनस का √3 प्लस का 9 और प्लस का √3। देखो माइनस का √3 और प्लस का √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट होगा, हटाएंगे इसे, 9 बचेगा, अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3। देखो किसी ऑप्शन में हमें दिख रहा है, 3 दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये रीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आपके एग्जाम में आसपास के क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। अब चलें आगे, इससे आगे पढ़ें। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। इसमें किसका गुणा कर दें, ये क्या बन जाए, क्यूब बन जाए। अब ये क्यूब बनाने की बात कर रहा है, पूर्ण घन बनाने की बात कर रहा है। अब पूर्ण घन यदि बनाना है, आप समझो पूर्ण घन का मतलब होता है 3-3 के जोड़े बनाना है। अगर 3-3 के जोड़े बनाना है तो ये तय है, जीरो भी कितने होंगे, 3 होंगे। अगर आप इसमें 12 से गुणा करोगे तो जीरो नहीं बनेगा, ये ऑप्शन देखकर ही हट जाएगा, 8 देखकर ही हट जाएगा। अब बचा क्या, 10 से इसमें गुणा करोगे तो ये बनेगा, 3 जीरो तो पीछे बन जाएंगे, बचा 686, 686, और 686 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 26 का कितना होता है 676, 24 का 576, 26 का
676। तो 10 से भी गुणा से काम नहीं चलेगा, काम किससे चलेगा? 5 से गुणा करने से। 5 से गुणा करने से हमारा काम चलेगा। अब ये तो बात आ जाती है, सर आपने ये तो ऑप्शन देख के लगा दिया आंसर, और हमसे अगर नहीं बना तो हम क्या करेंगे? तो हम बता देते हैं। तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन हम बता देते हैं। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन। यूं डंडी खींचो और स्टार्ट हो जाना। 6 8 6 0 0। सबसे पहले 2 से भाग लगाओगे, 2 से लगाओगे 3 4 3 और ये 0 0। फिर 2 से लगाओगे 1 7 1 5 0। फिर 2 से लगाओगे 8 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार, फिर 5 बार। 8 और 5 13 और 7 20 और 5 25। 3 से नहीं जाएगा। फिर 5 पर चलते हैं। 5 से लगाओगे 8 में 1 बार, बचेगा 3 5 7 35। फिर 1 बार, फिर 5 बार। फिर 5 से लगाओगे 3 बार, फिर 2 बचेगा, 5 चौक 20, फिर 3 बचा। अब किससे लगाओगे? 343 में। यहाँ से करना शुरू कर देते हैं। 343 में लगाओगे तुम 7 से, बचेगा 7 चौक 28, 28 के बाद बचेगा 63, फिर 7 नाम 63। 7 से लगाओगे 7, फिर 7 से लगाओगे 1। ये आपका काम हो गया। अब ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स, इन्हें गुणा में जब हम लिखने जाएंगे, हम देखेंगे 3 3 के जोड़े बना के, क्योंकि पूर्ण घन संख्या है, हमने जोड़े बनाना स्टार्ट किए। ये देखो, एक जोड़ा 2 का बन गया, यहां ये 7 का जोड़ा बन गया। जोड़ा किसका खाली रह रहा है? जोड़ा खाली रह रहा है 5 का। तो इसमें 1 5 यदि और आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। और आने से मतलब है गुणा करना। तो हम इसमें अगर 5 से गुणा कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये लॉन्ग मेथड डिटेल में, और बाकी आपको आंसर टिक करना हमने सिखा ही दिया है। इस तरह से लॉजिकल वे में आंसर टिक किया जा सकता है। चूंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, और पहला ही नीड है तर्कना, रीजनिंग, लॉजिक, जो आपको आना ही चाहिए। और हम कोशिश करेंगे बार बार हम इस पर बात करते रहें, लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये रीट में पूछा गया 12 में। गलत स्टेटमेंट बताना है। देखो, लिख तो क्या रहा है? सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो हमें बस यही देखना है, सत्य नहीं का मतलब क्या है? गलत स्टेटमेंट देखना है। सही वाले स्टेटमेंट को हम बाद लास्ट में टिक कर देंगे, और जो गलत होगा उसे हमें आगे टिक करना होगा, क्योंकि वो हमारा आंसर है। बस इसका ध्यान रखना है अपन को। संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें सही वाला स्टेटमेंट देखना नहीं है। संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बिल्कुल पूर्ण वर्ग नहीं है। 36 होती है पूर्ण वर्ग, 38 पूर्ण वर्ग नहीं होती, ये भी सही कह रहा है। किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? किसी विषम संख्या के वर्ग को हम लिख लेते हैं, विषम संख्या का वर्ग, 3 का वर्ग लिखा 9, 9 क्या होता है? 4 और 5। फिर उसके बाद हमने लिखा 5 का वर्ग 25, ये क्या होता है? 12 और 13। अभी भी मन नहीं मान रहा है तो एक और लिख लेते हैं, 7 का वर्ग 49, इसको लिख लेते हैं 24 और 25। इस तरह से लिखा जा सकता है। थर्ड जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, इसे हम एक्सियम की तरह, एक्सियम तो नहीं मानेंगे, अब तो अपन ने प्रूफ कर लिया है इसको, तो ये सत्य मानकर ही अब हम इसे चलेंगे। किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अपन ने व्यक्त कर दिया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। अगला स्टेटमेंट क्या आ रहा है? किसी सम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत सम संख्या का वर्ग, अपन ले लेते हैं 4 का वर्ग ही ले लेते हैं। 4 का वर्ग कितना? 16 के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब कोई भी दुनिया की कोई भी 2 क्रमागत धनात्मक मतलब ऑर्डर में कहीं भी जाओगे, विषम सम, सम विषम,
एक संख्या सम, एक संख्या विषम, और ये एक्सियम की तरह हम लेकर चलते हैं, दो क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तो ये आंसर क्या आने वाला है, विषम, जबकि एक सम संख्या का वर्ग, एक इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा आएगा, इवन आएगा। और जबकि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, हाँ इंटीजर्स हैं, जोड़ोगे, दो क्रमागत पूर्णांक जोड़ोगे, हमेशा कैसे आएंगे, विषम आएंगे। तो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन यहां हमारे लिए क्या है, ये सही है, हमें ये नंबर देगा क्योंकि गलत स्टेटमेंट हमें देखना था। तो उम्मीद है ये सारी पिक्चर आपको दिमाग में छप गई और ये क्लियर है आपको एक एक स्टेटमेंट। अब चले हम आगे। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। अब देखो इसमें आप बेसिक क्या ध्यान रखना है, आपको बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि दुकानदार की जेब से जितना जाएगा वो उसका सेलिंग है। जैसे यदि आपके घर एक किराने की शॉप है, आपके घर किराने की शॉप है और आप लेकर आए 1 क्विंटल चावल, आप 1 क्विंटल चावल लेकर आए 1000 रुपए के, एज्यूम किया आपने 1000 रुपए के 100 किलो चावल आप लेकर आए, और आपने क्या किया, उसमें से 20 किलोग्राम चावल घर में फंक्शन था उसमें आपने यूज कर लिया, और बचा हुआ 80 किलोग्राम चावल आपने 900 रुपए में बेच दिया। बचा हुआ 80 किलोग्राम आपने 900 रुपए में बेच दिया। अब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? बड़ा क्लियर पता चल रहा है कि आपको प्रॉफिट होगा, और आपके मन में भी ये बात क्लियर है प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने जो बेचा, कॉस्ट प्राइस आप उसी का ही तो देखोगे। 2 साइकिल लेकर आए 5000 रुपए में और 1 साइकिल बेच दी 4000 रुपए में, एक अपने बच्चे के लिए घर में रख ली, तो 1 साइकिल 4000 में बेची, आपको प्रॉफिट हुआ ना। तो जो सामान बेचा जा रहा है सामान, वो कॉस्ट प्राइस ली जाती है, उसकी कॉस्ट प्राइस हमें देखना है, रेट नहीं देखना है, कॉस्ट प्राइस देखना है। अब यहां सामान क्या है, 1 किलोग्राम के स्थान पर गया कितना, 800 ग्राम, तो 800 ग्राम पर ही प्रॉफिट होगा, 800 ग्राम पर ही लॉस होगा। आपका सामान तो गया कितना, 800 ग्राम, लेकिन लिया क्या आपने, लागत मूल्य, मतलब 1000 ग्राम का जो सामान था आपका, 1000 ग्राम का जो सामान था, आपका सामान 1000 ग्राम था, लेकिन आपने दिया कितना, 800 ग्राम दिया, और पैसे कितने के लिए आपने पैसे लिए 1000 ग्राम के, तो 800 में आपको बच कितना गया, 800 में बच गया आपको 200, और परसेंट में बताना है इंटू 100, ये करोगे आप, ये आ जाएगा 25%, 25% आपका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है 25% हमारा आंसर। उम्मीद है क्लियर होगा आपको, बेसिक भी क्लियर होगा क्या किया और क्यों किया। अब चलें अगला, 3 संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 16 है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख देते हैं, ए, बी और सी, पहली का दूसरी से कितना, 4:9, और दूसरी का तीसरी से कितना, 9:16, 9:16, इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो इस मेथड में करते क्या है हम, इस मेथड में हम करते हैं, यहां पर हम 9 लिख लेंगे, 9 के पास में 9, यहां 9 के पास में 9 लिख लेंगे। अब आप देखो 9 तीनों में आ रहा है, 9 तीनों में आ रहा है, गुणा करने के बाद काटो या गुणा के पहले ही काट दो, चलेगा। दूसरी बात, ये तो छोटा क्वेश्चन है, यहां तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए था, यहां ये समझ में आना चाहिए था, बी यहां पर एक कॉमन नंबर है, बी पहले अनुपात और दूसरे, पहले में ए और बी का, दूसरे में बी और सी का, तो जो कॉमन है वो कौन है, बी, और दोनों जगह कितने हिस्से हैं, 9 हिस्से, तो हम तीनों की सीधे तुलना कर सकते हैं। तो यहां अनुपात जो लिखने में आएगा वो आएगा सीधा 4:9:16, 16 और 9 25 और 4 29,
जब कॉमन वाला हिस्सा समान हो तो कर देते हैं। अगर आप यहाँ करते 36 फिर 81 फिर 144 फिर 9 से भाग लगाते वापस से यहीं आ जाते, तो बेहतर है कि हम उसे ऊपर ही कैंसिल आउट करके चलेंगे, क्वेश्चन को इजी फॉर्म में लेके चलेंगे। 4 9 16, 16 और 9 25 और 4 29, 29 हिस्से जो हैं वो क्वेश्चन में कितने दिए जा रहे हैं 58। तो एक हिस्सा कितना होगा, यूनिटरी मेथड से एक हिस्सा आ जाएगा 2 यूनिट। तो क्या पूछ रहा है, पहली और तीसरी संख्या का योग 4 और 16, 16 और 4 20 पूछ रहा है। जब एक हो रहा है 2 तो दोनों तरफ 20 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 20 मतलब 40। ये आपका आंसर बनेगा 40, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर आ जाएगा हमारा। उम्मीद है ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। अब चलें 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। पहले तो ये देखना है सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी। अब देखो यहाँ पर 6 7 7 8 8 9 9 10 ये यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ में समझ में आता है कि जो कहानी है, जो कहानी है, कहानी क्या है, एक का डिफरेंस। अब आपको किसी ने बताया होगा अगर एक का डिफरेंस है तो ऐसा होता है वैसा होता है। हम आपको बहुत सिंपल, बिल्कुल याद मत रखो, जब भी एक का डिफरेंस आ जाए एक बार कर देना, एक बार कर देना 9/10 और एक बार कर देना 99/100। दोनों में एक का डिफरेंस है, ये 0.99 होगा, ये 0.9 होगा। बड़ा कौन सा होगा, 0.99 बड़ा होगा। संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी वो उनमें एक का अगर डिफरेंस है तो समान अंतर में जो बड़ी वाली संख्या होगी वही बड़ी होगी। तो यहाँ सबसे बड़ी कौन सी होगी 9/10 और सबसे छोटी कौन सी होगी 6/7। तो 8 9/10 में से घटाना है हमें 6/7, 7 नाम 63 और ये 60, 63 में से 60 जाएगा बचेगा 3 और 10 7 70, 3/70, 3/70 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 3/70, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोशिश करना है क्वेश्चन को जनरलाइज करके हमें देखना है, याद नहीं रखना है। याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आप लोगों के सिलेबस में साइंस भी डाला गया है, तो आप बेहतर है उसे याद रखें, यहाँ याद ना करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे आपको कम से कम चीज़ें मैथ्स में याद करनी पड़े। अब चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन, यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम से घटते बढ़ते हैं। अब देखो जैसे रिलेशन यहाँ क्या बता रहा है, वो एक दूसरे से कैसे हैं, ये इस तरह से कुछ रिलेशन बता रहा है। एक दूसरे के व्युत्क्रम से घटते बढ़ते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो रिलेशन कैसा है, दोनों में व्युत्क्रम रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। x is proportional to 1/y या x is inversely proportional to y, इनवर्स रिलेशन है, व्युत्क्रम संबंध है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनल हटता, इसको और सिंपल कर देते हैं, संख्या के तौर पर देख लो। जैसे यहां होता ये x है और ऊपर लिखा होता मान लो 100 लिखा होता, और 20 और 25 दो संख्याएं हैं, एक और ले ली 10, 10 से भाग लगाओगे 100 में क्या आएगा 10 आएगा। बड़ी संख्या 20 से भाग लगाओगे 100 में क्या आएगा 5, कम आ गया। 25 से लगाओगे क्या आएगा 4 और कम हो गया। नीचे की संख्या बढ़ रही है, x का मान जो सामने लिखा है वो कम होते जा रहा है। ये इस तरह से चलता है, एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरे की घटेगी, इसी को कहा जाता है इनवर्स रिलेशन। ये इनवर्स रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है। अब इसके बारे में वो हमसे स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। अब एक एक करके अपन स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला, उनके संबंधित मानों का गुणनफल एक समान बना रहता है। उनके संबंधित मानों का गुणनफल मतलब ये यहां आ जाए तो सामने जो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा।
ऐसा ठीक भी लग रहा है, क्योंकि इसे अगर हम देखें y का यहाँ इंटू हो जाएगा तो एक्स वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, या एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कुछ भी मान आ जाएगा इक्वल के हिसाब से, प्रोपोर्शनल में अपन लिख रहे हैं उसको y निश्चित होगा। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट अभी हमने होल्ड कर दिया, जल्दबाजी नहीं करते, आंसर हो सकता है, अभी अपन ने इसको बस टिक करके रख लिया। अब चले हम आगे, अगला स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है, उनके संबंधित मानों का योग एक समान बना रहता है। अब इसमें से योग निकालना पॉसिबल नहीं होगा, योग निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो योग कांस्टेंट रहेगा वैसा कहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगला, उनके संबंधित मानों का अंतर, जब योग नहीं है तो फिर अंतर कहां से आ जाएगा। अगला, उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहेगा। अब संबंधित मानों का अनुपात ये x है और x अपॉन y का बोल रहा है, वो x अपॉन y कांस्टेंट बना रहेगा। कैसे बना रहेगा, x अपॉन y अगर कांस्टेंट हो गया तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो पूरी तरह से सच साबित हो रहा है। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को भी ले लोगे जबरदस्ती करके तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे। x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये यहाँ है ये इस तरफ जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, तो एक संख्या कुछ रहेगी, दूसरी संख्या यहाँ कुछ हो जाएगी, कांस्टेंट माइनस हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस रखा तो इस तरफ जाके वो प्लस हो जाएगी। तो ये सीधे रिलेशन में आ जाता है, इनवर्स रिलेशन में ये नहीं आता है। तो इनवर्स रिलेशन के लिए क्या होगा, दोनों का गुणनफल एक समान होगा। जैसे इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है स्पीड और टाइम का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये यहां स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। जब डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, स्पीड आप बढ़ाओगे, किसी भी जगह जा रहे हो आप स्पीड बढ़ाओगे, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है डिस्टेंस वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वैसे ही कुछ यहां पर बोला जा रहा है, जो रिलेशन है दो नंबर्स का वो कांस्टेंट है इनटू के फॉर्म में। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस। किसी पर्टिकुलर कहानी की ये बात हो जाएगी और वैसा पर्टिकुलर क्वेश्चन भी है। तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे आगे 0.6 पर बार, 0.7 पर बार, 0.8 पर बार। अब सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस देखें। 2.3 पर बार, 2.330, ये बिहार टीईटी में 2011 में पूछा है। 2.330, 2.30 पर बार, 2.39 पर बार। अब 2.39 पर बार, यहां ये समझना पॉइंट के बाद हम देखें, पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद सीधे क्या लगा है, बार लगा है। यहां पर सभी जगह पर पॉइंट के बाद सीधे बार लगा है। तो जो रिपीटेशन है वो पॉइंट के बाद आना शुरू हो जाएगा। और आपको एक बात समझाई थी कि जब प्लस माइनस का रिलेशन होता है तो पॉइंट के बाद हम देखते हैं कितने कितने डिजिट पर बार है। एक पर बार है और 3 बार एक का अगर एलसीएम करोगे तो भी क्या आएगा, 1। तो जो आंसर आने वाला है उसमें 1 डिजिट पर बार आने वाला है, 1 डिजिट पर बार आने वाला है, यह आप ध्यान रखेंगे। अब यहां देखा 2 डिजिट पर बार आ रहा है, यहां बार आ ही नहीं रहा है, यहां 1 डिजिट पर आ रहा है, यहां 1 डिजिट छोड़ने के बाद आ रहा है। जबकि यहां तीनों पर क्या है, कोई भी डिजिट छोड़ा नहीं है, तो बार सीधे किस पर होगा, इसी पर बार होगा, 2.3 पर बार होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करना बता देते हैं आप लोगों को। सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करना है 0.666, ये 3-4 बार आप लिख लें, 5 बार लिख लिया अपन ने, 0.7777, 0.888। अब देखो 8 और 7 15 और 6 21। यदि ये और आगे होता तो एक कैरी और आ जाता,
तो 21 का 1 लिखें या 2 लिखें, एक ही बात है यहाँ पर। और आगे होता तो कैरी एक और 2 और आता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 3 हो जाता, 1 की जगह क्या हो जाता, ये 3 हो जाता, ये 3 होता, ध्यान रखना, क्योंकि 2 उधार आता। फिर 2 यहाँ ट्रांसफर, 21 वापस, 21 और 2 23 का 3, 21 और 2 23 का 3, 21 और 2 23 का 3, 23 का 3, ये 2 आगे चला गया 2.333। यहाँ ये 1 नहीं आएगा, अगर इसे और आगे बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली आंसर क्या बनेगा, ये आंसर बनेगा 2.3 पर बार। बस इसमें कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं भी 2 डिजिट होते तो जो बार लगता वो 2 डिजिट पर लगता, ये ध्यान रखना है। एलसीएम से हम निकालते हैं बार, एक जगह 2 होता, एक जगह 3 डिजिट पे बार होता, तो 3 दूनी 6 हो जाता, एलसीएम 6 डिजिट रिपीट होते। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसे 2 बार 3 बार रिपीट कर दिए। टीईटी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलें आगे, ये डायग्राम दे रहा है, इस डायग्राम में बोल रहा है एंगल ए से जाके डी पर गए और बी पर, ए से ओ तक गए और बी तक गए, ये पूछ रहा है क्या होंगे, जबकि सी पर दे रहा है क्या 60। और हमने सर्कल में पढ़ा है कि वृत्त के एक चाप से एक ओर बने हुए कोण दीर्घ चाप में बने या लघु चाप में बने, दोनों तरफ बने हुए एंगल सेम होंगे। बस उसमें कहानी क्या हो जाती है, अगर ये चाप व्यास होता है तो 90 डिग्री बनता है, अगर ये छोटा है तो जो दीर्घ चाप है, दीर्घ खंड है, उसमें जो एंगल बनेगा वो 90 से छोटा होगा, एक्यूट एंगल होगा, न्यून कोण होगा, और बड़े जो छोटी वाली साइड है इस तरफ जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा होगा। तो एक तरफ के एंगल बराबर होते हैं, फिलहाल अपने लिए ये है, तो ये अगर 60 है तो यहाँ भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री। देखो एंगल को इस पहला वाला 60 दे रहा है, एडीबी 60 60 60 60 60 सभी 60 दे रहा है, ठीक है। दूसरे एंगल पर चलते तो ये पूछा ही क्यों था जब 60 सभी जगह देना था, खुश करने के लिए पूछा हो, शायद सभी को पता होता है इसलिए पूछा हो। अब चलते हैं एंगल ए ओ बी, हालांकि ये भी सभी को पता रहता है कि अगर सेंटर पर देखा जाएगा उसी चाप से तो बनता है चापखंड का डबल, तो 160 का डबल 60 का डबल हो जाएगा 120 डिग्री, ये हमारा आंसर बनेगा 120 120। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर होगा सभी को। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में AB बराबर AC, AB बराबर AC है मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके साथ में बने एंगल भी सेम होंगे, मतलब ये जो एंगल हैं ये दोनों एंगल भी एक जैसे होंगे। सर अगर ये बात है तो यहां 105 है तो यहां कितना बनेगा, पूरा 180, लाइन एंगल 180। अगर ये 105 तो यहां कितना बचा 75 बचा, ये 75 बचा, तो ये 75, तो ये भी 75, 75 और 75 कितना 150, तो ये कितना बचा, ये बचा 30। अब देखते हैं पूछा क्या है, एंगल B से A पर जाओ और C पर जाओ, B से A पर और C पर, यहाँ एंगल पूछा है 30 बन रहा है, और ऑप्शन नंबर B में हमें दे रहा है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट 2018 में, रिसेंट का ही क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप यूट्यूब पर भी थ्योरी पर जाएंगे, पढ़ा है आपको पूरा ज्योमेट्री, आप जाएंगे देखेंगे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल भी करवाए हैं। अब चलें आगे, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। और बहुत ही फेमस मतलब इतना फेमस, ये आउट टाइप का क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन समचतुर्भुज रोम्बस पर पूछा ही जाना है। रोम्बस के डायगोनल्स दे रहा है और पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। सबसे पहले जो दे रहा है उसे
उतार लेते हैं हम बोर्ड पर, क्योंकि ज्योमेट्री है और बोर्ड पर नहीं बनाई तो ये पता भी नहीं चलेगी कौन सा तीर कहाँ से जा रहा है, लाइन कहाँ से घुस रही है कहाँ से निकल रही है, पता नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि हम इसको बना लेते हैं। ये बनाया हमने रोम्बस, ये रोम्बस बनाया और इसमें वो हमसे बोल रहा है डायगोनल्स, विकर्ण। और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और समद्विभाजित करने के साथ में ये भी फिक्स होता है, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, बराबर पार्ट में बांटते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। 10 और 24 है, अब ये बड़ा दिख रहा है तो इसे 24 ले लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, और जो छोटा है वो 10 दिख रहा है तो कितना हो जाएगा ये 5, ये 5 हो जाएगा। अब अगर तुम ट्रिपलेट समझने की कोशिश करोगे, ट्रिपलेट पर जाओगे तो जो फेमस ट्रिपलेट है ये 90 डिग्री बन रहा है। समकोण त्रिभुज अगर 5 12 अगर देखोगे तो तीसरी साइड क्या आती है, हाइपोटेनस, कर्ण क्या आ जाता है, पाइथागोरस लगाओगे। उम्मीद है पाइथागोरस इजी आप समझते होंगे, पाइथागोरस लगाया, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, लंब का वर्ग कुछ भी मान लो, लंब 5 मान लेते हैं, 5 का वर्ग और यहाँ 12 का वर्ग, 144 और 25 169 169। तो ये क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 13। अगर k 13 आ गया मतलब इसकी भुजा 13 आ गई और चारों भुजाएं निकालनी है, 13 चौक 52 52, तो 4k आ जाएगा 52, ये बनेगा 52 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर बना। यूपीटेट 2017 का क्वेश्चन है, इजी है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या बताएं। अब देखो यहाँ फालतू की बात कर दी है, न्यूनतम संख्या बताएं। जब तुम टाइल फिक्स कर रहे हो तो यही बोल दो ना, आवश्यक टाइल की संख्या बताओ। आपको रूम का साइज फिक्स कर दिया, टाइल का साइज फिक्स कर दिया, तो ये लिखने की क्या जरूरत है कि न्यूनतम संख्या बताओ, आपने तो फिक्स कर दिया है ना सब कुछ। ठीक है, अब अपन सॉल्व करने चलते हैं। हमें तो तंज कसना था इस पर, अनावश्यक रूप से एक्स्ट्रा वर्ड लिखने के लिए हमने कस लिया, मौका कभी कभी मिलता है। सीटेट सीबीएसई जैसी संस्था छोटी छोटी गलतियां कम करती है। चलिए अपन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपना। ये एक वर्गाकार है और इसमें सेंटीमीटर में हमें क्या दे रहा है, टाइल, तो अपन कोशिश करेंगे इसको भी सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। और दोनों का जो एरिया होगा, ये कमरे का एरिया, ये बनाया हमने कमरा, ये कमरा बनाएंगे और इसे टाइल से, छोटी छोटी टाइल से अगर ये ढका जा रहा है तो दोनों का जो एरिया होगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, दोनों का एरिया सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो 50 बाई 50 की एन टाइल्स, 50 बाई 50 की एन टाइल्स बराबर किसके, 10 मीटर। 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर और ये 1000 सेंटीमीटर के फर्श के इक्वल रहेंगी, ये दोनों एरिया सेम रहेगा। पहले तो जीरो उड़ाया, जीरो उड़ा दिया, अलग अलग उड़ा दिया, ये हो गया 25, 25 से 100 को काटोगे 4 बार तो n कितना आ जाएगा 400। ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी, ऐसी 400 टाइल लगेंगी, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रहा है। इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट भी इजी और हमेशा ऐसा होता है। अब हम चलें आगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है किसी बेलन के आधार की परिधि, किसी बेलन के आधार की परिधि तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन बताना है हमें। पाई का जो वैल्यू है, ये x लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पाई का वैल्यू, पाई इज इक्वल टू 22/7 है, पाई का वैल्यू 22/7 होगा। तो बेलन का आयतन कितना है, बहुत सीधा साधा सीटेट का क्वेश्चन है। बेलन का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, पाई का वैल्यू 22/7 लिखना है अपन को, और r का वैल्यू कितना जाएगा, अच्छा पाई 2 पाई r वो 44 दे रहा है, तो पहले 2 पाई r को ही सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 r निकालना है और ये 44 दे रहा है, ये काटोगे पूरा कट जाएगा, 22 दूनी 44, r बराबर आ जाएगा 7।
r बराबर क्या लिखना है 7, पाई लिख दिया, r की जगह 7 लिखना है, दोनों बार 7 लिख दिया, और h कितना, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ये 7 काट दिया। अब चलते हैं इसके इंटू करने पर, इसका इसमें करेंगे 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 33, 7 7 दिए 21, इकाई का अंक एक ही ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर डी 2310। 2310 अपना आंसर आ जाएगा, 2310। उम्मीद है क्वेश्चन सिंपल लगा होगा, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, ज़्यादा इसमें समझने लायक था भी नहीं, सीधे सीधे वैल्यू करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30, 17, 43, 39, 18 और 40 की माध्यिका क्या है? माध्यिका निकालना है, माध्यिका क्या होगी? माध्यिका होती है इसका बीच वाला पॉइंट, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है। माध्यिका, और माध्य होता है एवरेज, माध्य होगा एवरेज, माध्य होगा इसका एवरेज, और ये जो मीडियन है, मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट, मीडियन मतलब होगा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे बताएं, पहले व्यवस्थित तो कर लें, तो व्यवस्थित कर लेते हैं इसको, व्यवस्थित करेंगे 17, 18, फिर उसके बाद 17, 18, 30, 39, 40 और 43। अब इसमें बीच वाला स्टेप देखना है, बीच वाला स्टेप कौन सा होगा? संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, तो ये 3 संख्याओं के जोड़े अगर बनेंगे तो यहां आएगा बीच वाला 30 और 39 के बीच में, 30 और 39 के बीच में आएगा, तो 30 और 39 के बीच में निकाल देते हैं दोनों का आधा, 30 और 39 के बीच में, 30 और 39 के बीच में इसका आधा निकालोगे, ये आ जाएगा 34.5, 34.5, 34.5, 34.5 हमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखो पहला ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये हमारा आंसर। तो बीच वाला स्टेप, अगर ये 7 होते तो अपन चौथे वाले को सिर्फ मार्क करते और वही अपना आंसर बन जाता। इस तरह से हम जो माध्यिका है वो निकाल लेते हैं, और माध्य बोलता तो हम इसका एवरेज निकालते, वो हमारा आंसर हो जाता। तो फिलहाल हमारा आंसर है 34.5। देखते हैं, तो ये हमारे पहले सेशन के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आप लोगों को जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो भी अच्छे लगे होंगे, जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया वो भी अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से तसल्ली से आपको सभी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और आप लोगों की अगर डिमांड रहेगी तो इस सेशन को लाइव किया जाएगा, जिससे आप लोगों को सीधे समझने का मौका मिलेगा, आंसर करने का भी मौका मिलेगा, जिससे जो लर्निंग है वो थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है और जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी हो जाती है। तो उम्मीद है ये सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो आप इसे शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि हम आप लोगों के लिए कैसा कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए।